देश का सबसे बड़ा 2G घोटाला 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस पार्टी ने आज तक कितने स्कैम करके आपकी जेब से पैसे निकालकर बर्बाद किए हैं। कांग्रेस पार्टी अक्सर चुनाव से पहले घोटाला और स्कैम से जुड़ी बातें करती है, लेकिन आज हम जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कितने घोटाले किए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं। मैं आपके सामने सिर्फ कुछ फैक्ट रखूंगा जो कि कांग्रेस के समय उनकी पार्टी द्वारा किए गए स्कैम से जुड़े हुए हैं। हम अपनी अगली वीडियो में बीजेपी के कार्यकाल पे उनकी पार्टी द्वारा किए गए कुछ स्कैम पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कांग्रेस की स्कैम की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते, इसीलिए ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। दूसरे पार्ट की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो देशभक्ति, भ्रष्टाचार और सियासी हंगामा तीनों का तड़का लगा देगी। बात है 1948 की। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। तभी एक कांड देश की छाती पर जहर घोल जाता है, जो है जीप कांड। 1947 का साल भारत के पांव लड़खड़ा रहे थे। एक तरफ तो बंटवारे का दर्द, दूसरी तरफ पाकिस्तान की दुश्मनी सीमा पर। फौज को जरूरत थी तेज रफ्तार वाली गाड़ियों की, उन बड़े बड़े पहाड़ों और रेगिस्तानों पर चढ़ाई करने के लिए, और यहीं से सामने आया जीपों का मसला। भारत अपने आप से नई जीप नहीं बना सकता था, तो विदेशों से मंगानी पड़ी। अमेरिका से लाने में समय लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। फिर ऐसा हुआ कि किसी की नजर पड़ी एक अजीबोगरीब कंपनी पर। वो कंपनी थी एंटी मिस्टांस, जिसकी पूंजी मात्र 600 पाउंड यानी आज के करीब 5 से 6 लाख रुपए थी। पर इस कंपनी पर पड़ी वीके कृष्ण मेनन की नजर, जो उस समय लंदन में भारत के उच्चायुक्त थे। मेनन साहब ने सोचा, ये पुरानी जीप ही ले लेते हैं, जरूरत को तो ही पूरा करना है। बस ये फैसला देश के लिए जाल बन गया। 2000 जीपों का सौदा 80 लाख रुपए का, वो भी बिना इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के, यानी आंख बंद करके किया गया फैसला। और तो और 65% पेमेंट तो एडवांस ही कर दी गई। मतलब पैसा दे दिया, माल मिलता भी है या नहीं कोई नहीं जानता। वाह, कमाल का बिजनेस है ना। जीपें तो आई, पर हालात देखकर देश का माथा ठनका। पुराने खटारे, टूटे फूटे इंजन, टूटी फूटी जीप, जिसके बाद हाय तौबा मच गई। अखबारों में हंगामा, संसद में हंगामा, विपक्ष ने मेनन साहब पर जमकर हमला किया। आखिरकार मामले की जांच हुई, घोटाला सबके सामने आया। सौदा रद्द हो गया, पर जख्म रह गया। इस घोटाले ने कई सवाल खड़े कर दिए। मेनन साहब ने इतनी लापरवाही क्यों की? क्या वो किसी मंत्री के दबाव में आए थे? कंपनी इतनी छोटी क्यों चुनी गई? और हाँ, उस एडवांस पेमेंट का क्या हुआ? सवाल आज भी गूंजते हैं, पर किसी के पास जवाब नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीप घोटाले में कांग्रेस पार्टी का सीधा कनेक्शन था। उस समय भारत पर कांग्रेस का शासन था और वीके कृष्ण मेनन, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उस समय भारत के उच्चायुक्त थे। मेनन साहब ने ही एंटी मिस्टांस कंपनी के साथ जीपों का सौदा किया था। इस घोटाले के बाद कांग्रेस पार्टी की छवि को काफी नुकसान हुआ। विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया और इस घोटाले की जांच की मांग की। आखिरकार मामले की जांच हुई और मेनन साहब को पद से हटा दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े राज के बारे में। वो राज जो देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। वो राज है 1986 बोफोर्स स्कैम। 1986 का समय था। पड़ोसी पाकिस्तान से तनातनी जारी थी और हमारी सेना को जरूरत थी ऐसे हथियारों की जो दुश्मन के टैंकों का सफाया कर दे। तो हमने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से 400 होइटर्स तोप खरीदने का फैसला किया। ये तोप बहुत ही ताकतवर थे, पर उनकी कीमत भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन जब ये डील फाइनल हुई तो धमाका हो गया। ओपोजिशन पार्टी ने कहा कि इस डील में 85 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो बोले कि मिडिल मैन को ऐसे पैसे दिए गए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी।
उन्होंने राजीव गांधी पर भी उंगली उठाई कि वो खुद इस घोटाले में इन्वॉल्व थे। बस तब क्या था, मीडिया ने तो इसको अपने कंधों पर ले लिया। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पे सिर्फ बोफोर्स ही बोफोर्स, राजीव गांधी चोर हैं के नारे लगने लगे। पूरा देश ये जानना चाहता था कि क्या सच में स्कैम हुआ था, क्या हमारी फौज के लिए खरीदे गए हथियार सिर्फ पैसे खाने के जरिया बन गए थे। तो उस वक्त सीबीआई, जेपीसी, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इस केस की जांच कराई गई। साल दर साल ये जांच चलती रही, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। ओपोजिशन ने कभी हार नहीं मानी, वो इस स्कैम को जिंदा रखते रहे। राजीव गांधी पर प्रेशर बढ़ता गया और 1991 का चुनाव वो हार गए। ये बोफोर्स स्कैम सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं था, उसने देश के लोगों को भी डीपली इफेक्ट किया। फौज के हौसलों और मोराल पर भी असर पड़ा, क्योंकि वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थे। और फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया, क्योंकि कोई सही प्रूफ नहीं मिला। राजीव गांधी का नाम भी साफ हो गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम सच में सच जान पाए? क्या बोफोर्स स्कैम भूल जाने वाली कहानी है, या उसके घाव अब भी देश के सियासत पे बने हुए हैं? अब चलिए साल 1999 में भारत के इतिहास का एक और बड़ा घोटाला, जिसने लाखों किसानों के खेतों और जीवन को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1999 से 2009 के सिंचाई घोटाले की। साल 1999 से 2009 तक महाराष्ट्र में सिंचाई मंत्रालय का जिम्मा अजीत पवार के हाथों में था। इस दौरान सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भारी भरकम खर्च के बावजूद किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। आरोप है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से सिंचाई परियोजना में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। कई परियोजनाओं में काम ही नहीं हुआ या फिर अधूरा रह गया। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों रुपए का सरकारी धन बर्बाद हो गया। इस घोटाले का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के किसानों पर पड़ा, जो पानी की उम्मीद में सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें निराशा हाथ लगी, उनके खेत सूखे पड़े रहे और उनकी आय घट गई। कई किसानों को कर्ज के बोझ तले दब जाना पड़ा। सिंचाई घोटाले ने किसानों के मन में सरकार और नेताओं के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। इस घोटाले ने दिखाया कि कैसे सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने किसानों के हितों को नजरअंदाज किया और अपने स्वार्थ के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। सिंचाई घोटाले के बारे में कई साल से जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अभी भी कई बड़े नामों पर कार्रवाई बाकी है। हालांकि इस घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने में देरी से न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसानों को इंसाफ मिलने में अभी भी काफी समय लग सकता है। अब चलिए आपको याद दिलाते हैं कि 2005 में क्या हुआ था। 2005 में भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी थालेस के साथ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते की कुल राशि थी 19,000 करोड़ रुपए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राशि उस समय के रक्षा बजट का लगभग 10% थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ ही समय बाद इस समझौते में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। आरोप थे कि थालेस कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर यह समझौता हासिल किया था। इस रिश्वत की राशि लगभग 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो भारतीय रुपए में करीब 1100 करोड़ रुपए होती है। इमेजिन कीजिए, करोड़ों रुपए का घोटाला यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इन आरोपों ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। तत्कालीन विपक्षी दलों ने इस मामले को संसद में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। कई लोगों ने इस घोटाले की जांच की मांग की। इस मामले को लेकर इतना हंगामा हुआ कि अल्टीमेटली सरकार को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने इस मामले की कई सालों तक जांच की। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई, कई दस्तावेजों की जांच की गई, लेकिन दुर्भाग्य से सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो सके कि घोटाला हुआ था। और फिर साल 2012 में सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी। इस फैसले से कई लोग असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की और असली अपराधियों को बचा लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। अगर हम इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो यह हमारे देश को बहुत ही पीछे ले जा सकती है।
दोस्तों अब आइए अगले घोटाले के बारे में बात करते हैं। 2012 का कोयला घोटाला, जिसे काला धन का काला खेल भी कहा जाता है, इसने देश की नींव हिलाकर रख दी और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को एक बार फिर उजागर कर दिया। कोयला भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। पावर जनरेशन से लेकर मेटल इंडस्ट्री तक कोयले का इस्तेमाल हर एरिया में होता है। लेकिन 2012 में कोयले के अलॉटमेंट में एक भ्रष्टाचार का घोटाला उजागर हुआ, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर मिली भगत कर कोयले की खदानों को बहुत ही कम कीमत पर निजी कंपनियों को आवंटित कर दिया गया था। न केवल आवंटन बल्कि इन कंपनियों को कोयला निकालने का ठेका भी दे दिया गया। इस घोटाले का आरोप देश के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों पर भी लगा, जिसने इस गंभीर मामले को और भी गंभीर बना दिया। अनुमान है कि इस घोटाले के कारण देश को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह रकम इतनी बड़ी है कि आप इसे भारत के उस समय के कुल बजट का लगभग 20% मान सकते हैं। इतनी बड़ी रकम का गायब होना न केवल इकोनॉमिक लॉस था, बल्कि भरोसे का एक बड़ा धोखा भी था। असल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस मामले को उठाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने न केवल इस मामले की जांच की मांग की, बल्कि कोर्ट में याचिका भी दायर की। इस याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने कई सालों तक इस मामले की जांच की। इस दौरान कई मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, कंपनियों के मालिकों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की गई। कई दस्तावेजों की जांच की गई और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिससे इस घोटाले में शामिल लोगों को सजा दिलाई जा सके। सीबीआई की जांच रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद हुआ। विपक्षी दलों ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि सीबीआई ने पूरी तरह से जांच नहीं की और दोषियों को बचाने का प्रयास किया। वहीं सरकार ने सीबीआई को जांच में पूरी फ्रीडम देने का दावा किया और कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्षता से की गई। हालांकि कोयला घोटाले का पूरा सच आज भी सामने नहीं आया है। इस मामले में कई सवाल अभी भी नहीं मिले हैं और गहरे रहस्य में दबे हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस घोटाले ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और एक बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के आज के आखिरी स्कैम के बारे में, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सिर्फ आर्थिक लूट नहीं था, बल्कि जनता के विश्वास को धोखा देने का एक घिनौना अध्याय था। ये वो कहानी है जहां सत्ता के लालच ने सरकारी खजाने को तो लूटा ही, साथ ही देश के विकास की रफ्तार को भी पटरी से उतार दिया। आगे हम उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जहां कुछ लोगों की काली करतूतों ने करोड़ों भारतीयों के सपनों को अंधेरे में ढकेल दिया। 2008 एक ऐसा समय था जब मोबाइल सिर्फ बात करने का जरिया हुआ करता था। इंटरनेट तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही सपना था। लेकिन तभी सरकार के दरबार में कुछ काले कारनामे पनप रहे थे। दूरसंचार मंत्रालय के गलियारों में स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बांटने का खेल चल रहा था। वो स्पेक्ट्रम जिस पर देश के भविष्य की डिजिटल क्रांति टिकी हुई थी, और इस खेल के सूत्रधार थे उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और कुछ नेता जो लालच की आग में अंधे होकर नियमों को दरकिनार कर कम कीमत पर लाइसेंस बांटने के काम को किया, जिसके पीछे का मकसद कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाना था। भले ही देश का नुकसान हो, खेल बेहद आसान था। कम कीमत पर लाइसेंस देकर चंद मिनटों में करोड़ों का फायदा। ये कंपनियां रातों रात अरबपति बन गई, लेकिन असली कीमत चुकाई आम जनता ने। मोबाइल सेवाएं महंगी और घटिया रही। इंटरनेट की सुस्ती ने विकास की गति को थमा दिया। सरकारी खजाना सूखा और देश तरसता रहा बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन इस अंधेरे में एक किरण बने CAG विनोद राय। उन्होंने तथ्यों और सबूतों के हथियार से घोटाले की परतें खोल दी। उनकी रिपोर्ट एक तूफान बनकर आई, जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद देश भर में आक्रोश उमड़ गया। विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार की जमकर आलोचना हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां सालों तक चली सुनवाई के बाद 2017 में फैसला आया और पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इस फैसले से कांग्रेस सरकार बहुत खुश हुई थी। मगर क्या इस सवाल के जवाब मिल गए? क्या खाली खजाना भर गया? क्या जनता का विश्वास वापस आया? नहीं ना। भले ही कोर्ट ने फैसला सुनाया हो, लेकिन 2G घोटाले का असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है।
धीमी इंटरनेट स्पीड, घटिया सेवाएं, यही इस घोटाले की विरासत हैं। आज डिजिटल एज में जहां टेक्नोलॉजी हर एरिया में रिवोल्यूशन ला रही है, वहीं हमें 2G घोटाले की सीख को नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है जो ट्रांसपेरेंसी लाए, भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करे, नीलामी प्रोसेस को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बनाकर सरकारें भविष्य में ऐसे घोटालों को रोक सकती हैं। जनता को भी डिजिटल जागरूकता बढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको उन 6 घोटालों के बारे में बताया है जिनके बारे में आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और अभी आप यह मत सोचिए कि यह घोटाला खत्म हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे घोटाले हैं, जैसे मनरेगा स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा स्कैम और बहुत सारे, जिसने भारत देश को खोखला कर दिया है। और अगर आप इन सारे स्कैम के बारे में नहीं जानेंगे तो इसी तरीके से सरकारें आएंगी, स्कैम करेंगी और चली जाएंगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें कंप्लीट स्कैम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं रतन सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।